स्विच केस स्टेटमेंट में मैंने ब्रेक जो है यूज़ किया था। तो अब ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं कि कैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वर्क करता है सी लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ब्रेक वर्ड यूज़ करना है, ब्रेक और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है। वाई इट इज़ सो सिंपल? क्योंकि आप इसको जो है इंडिविजुअली या तो फॉर लूप में यूज़ करोगे या वाइल लूप या डू वाइल लूप या फिर वेरियस अदर स्टेटमेंट्स में। ठीक है। या फिर प्रोग्राम में आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो जब भी आप कभी प्रोग्राम में यूज़ करो तो सिंपल एक वर्ड आपने लिख दिया, लेकिन इस वर्ड का इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि इसको आप जो है जब कई बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा। इससे जनरली होगा क्या कि ब्रेक के ऊपर की तो जो लाइन है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन ब्रेक के जो नीचे वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। ठीक है। जिस भी हमने इसको पर्टिकुलर ब्लॉक में इसको यूज़ किया है। तो ये ब्रेक का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सी लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेजेस में जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सिंटैक्स तो इसका सिंपल है। नाउ लेट्स सी इस फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपको पता है कि जब भी आप कंडीशनल कोड लिखते हो, ठीक है, ये कंडीशनल कोड कहाँ लिखी जाती है? विद इन अ ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो जो भी ब्लॉक होगा, और ब्लॉक हमें कैसे पता चलेगा? ब्लॉक हमें पता चलेगा ब्रैकेट से, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस। जैसे कि अगर आप इसको स्विच में यूज़ कर रहे हो तो स्विच की एक बॉडी होती है, उस बॉडी में आप कहीं ना कहीं ब्रेक यूज़ करोगे केस के साथ। ठीक है। जैसे आप इसको इफ फॉर लूप में यूज़ कर रहे हो, वाइल लूप में यूज़ कर रहे हो, तो जहाँ भी यूज़ करोगे उसकी एक बॉडी होगी, तो उस बॉडी में जो भी कोड्स लिखा होगा वो कंडीशनल कोड होगा। ये कंडीशनल कोड में हम जो है इसको रन करा रहे हैं। ठीक है। फिर हम कंडीशन हम चेक करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये कंडीशनल कोड हमने एक बार रन कराया, दो बार रन कराया, और इस तरह से हम जो है इसको तब तक रन कराएंगे जब तक कि ये ट्रू होता रहेगा। तो मान लो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमने कंडीशनल कोड को रन कराया और कंडीशन फिर वापस आके चेक की, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। कंडीशन चेक किया, ट्रू हुआ, कंडीशनल कोड रन कराया, फिर चेक किया, ट्रू हुआ, फिर कंडीशनल कोड रन कराया। एज्यूम अगर बीच में कहीं हमने ब्रेक वर्ड यूज़ किया है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया है, और उस ब्रेक स्टेटमेंट को हम हिट कर जाते हैं, मीन्स उसको एग्जीक्यूट कर जाते हैं, तो हम फिर कंडीशन पे नहीं आएंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, जिस भी हम लूप या स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये ब्रेक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप ब्रेक एंड पे आना चाहते हो तो एक तरीका तो आपके पास यह है कि कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ही आप एंड पे आ सकते हो, बाहर आ सकते हो। अदरवाइज आप ब्रेक की हेल्प से जो है डायरेक्टली बाहर आ सकते हो। ठीक है। तो ब्रेक जो है किसी भी बॉडी के अंदर जो है बाहर आने में, एक तरीके से जंप कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसको जो है हम प्रोग्राम में इस तरह से राइट करते हैं ताकि प्रोग्राम जो है हमारा लॉजिकल लगे। यूं ही नहीं हम इसको लिख लेंगे कि हमें पर्टिकुलर किसी ब्लॉक ऑफ कोड से, लाइन ऑफ कोड से हमें जंप कराना है। हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे ये लॉजिकल लगेगा, रिलेवेंट लगेगा, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने स्विच केस में इसमें जो है आपको प्रोग्राम करवाया था वीकडेज वाला, लेकिन ब्रेक के लिए इंडिविजुअली एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं। उसमें मैं क्या करूँगा? प्रोग्राम का लॉजिक सिंपल है। हम 5 नंबर्स को जो है यूज़र से एंटर करने के लिए बोलेंगे 1 बाय 1, और उसको जो है रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ स्टेटमेंट से। इन बिटवीन अगर यूज़र ने कोई भी नेगेटिव नंबर उसमें जो है एंटर किया तो हम डायरेक्टली ब्रेक की हेल्प से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अनटिल हम 5 नंबर्स तक रीड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर रीड किया, देन थर्ड नंबर रीड किया, देन फोर्थ नंबर, देन 5 नंबर। बीच में कहीं पे भी फर्स्ट नंबर लेट से यूज़र ने नेगेटिव नंबर डाल दिया तो हम डायरेक्टली ब्रेक की हेल्प से बाहर आ जाएंगे, हम 5 नंबर रीड नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम। फर्स्ट लाइन प्रोग्राम का एज ऑलवेज हेडर फाइल इंक्लूड कराना है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने इंक्लूड करा दी। ठीक है। अगर आप विंडोज़ में करते हैं तो विंडोज़ में हम कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी इंक्लूड कराते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन को जो है एक तरीके से देखना होता है, और उसमें हम गेट ch फंक्शन यूज़ करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। बट आई सजेस्ट कि आपको हमेशा जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है, और लिनक्स में आप सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की हेल्प से भी जो है आउटपुट स्क्रीन शो कर सकते हो। देन उसके बाद मेन फंक्शन, लेट से मेन फंक्शन इस बार रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर लिया है और इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। देन इसकी बॉडी,
अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ और ये दोनों वेरिएबल जो हैं लोकल वेरिएबल है, इंट एन और आई। ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर एंटर करते हो और आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो जो स्टेटमेंट का एंड पार्ट होगा वहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना होगा। ठीक है, अगर आपने सेमी कॉलन स्टेटमेंट के एंड में नहीं लगाया तो जो है कंपाइलर एक उससे एरर शो करता है। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। देन उसके बाद लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर आई जो है मैंने फॉर लूप के लिए यूज़ किया यहाँ पे, तो वेरिएबल आई जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से फॉर लूप के अंदर। देन फिर सेमी कॉलन, देन आई। मुझे 5 नंबर्स तक रीड करना है तो मेरा लूप जो जाएगा वो 0 to 5, मतलब 0 1 2 3 एंड 4, 5 पे जाके फॉल्स हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस, हर बार जो है ना इंक्रीमेंट करेगा ही। सो फॉर लूप आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैंने आपको जो है इसमें पढ़ाया नहीं है फॉर लूप, लेकिन डोंट वरी, इसके बाद जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू के बाद हम फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप तीनों लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो पहले आप फॉर लूप जो वाला वीडियो है उसको आप एक बार देख लें और फिर आप प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फॉर लूप है, फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे यूज़र को मैंने मैसेज शो किया, एंटर नंबर्स। ओके, और वो नंबर जो एंटर करेगा उसको हम न्यू लाइन पे रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैकस्लैश n। देन स्कैनफ से उस पर्टिकुलर नंबर को हमें रीड करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो नंबर किस टाइप का है। वो नंबर हमारा जो है इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो ये n जो है ये मैंने नंबर को के लिए यूज़ किया है। तो स्कैनफ %d इंटीजर के लिए और उसका एड्रेस क्या हो जाएगा m%n। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में एक वेरिएबल n स्टोर हो जाएगा और इस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाता हूँ, इफ n इज लेस देन 0। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। तो इफ स्टेटमेंट मैंने कंडीशन रखी कि n की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम से लूप से बाहर आ जाऊँगा ब्रेक की हेल्प से। ठीक है, और फिर मेरा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। तो ये फॉर लूप क्लोज हो गया। अब मेन फंक्शन क्लोज होगा, बट मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। तो 0 जो है सक्सेस के लिए डिनोट होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैंने किया क्या है, सबसे पहले समझते हैं। दो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कराया है आई और n। आई को मैंने फॉर लूप के लिए यूज़ किया है और n को जो है कंडीशन चेक करने के लिए और नंबर रीड करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, अब फॉर लूप को मैंने 0 से लेकर 5 तक चलाया है। तो यहाँ पे हर बार क्या होगा, वैल्यू जब वो यूज़र एंटर करेगा, लेट्स से यहाँ पे i की वैल्यू 0 है। ठीक है, देन हम चेक करेंगे कि 0 इज़ लेस देन 5, यस इट इज़ 5 लेस देन 5, करेक्ट है, तो हम अंदर आ जाएंगे। फिर यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा एंटर नंबर्स, और वो मैसेज पढ़ने के बाद लेट्स से उसने नंबर एंटर किया 2 नंबर एंटर किया, तो नया नंबर कहाँ पे एंटर होगा, न्यू लाइन पे एंटर हो जाएगा। देन स्कैनफ की हेल्प से उस नंबर को मैं रीड करूँगा। ठीक है, तो यूज़र ने नंबर एंटर किया है 2। अब ये नंबर को हम चेक करेंगे कि क्या n लेस देन 0, मतलब ये जो नंबर है 2 वो लेस देन 0 है क्या, नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली यहाँ से सीधे इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे चले जाएंगे। अब i की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। ठीक है, फिर 1 इज लेस देन 5, अभी भी सही है लूप। फिर अंदर आए, यूज़र ने मैसेज पढ़ा एंटर नंबर्स। फिर यूज़र ने क्या किया, लेट से इस बार नंबर डाल दिया 8। तो यूज़र ने जो दूसरा नंबर डाला वो था 8। इसको रीड किया कंपाइलर ने। अब इसको चेक करेंगे, n इज लेस देन 0, क्या 8 0 से लेस है, नहीं 8 0 से लेस नहीं है।
तो फिर से ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे चले जाएंगे और इस 1 को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट्स कर देंगे और ये 2 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे 2 इज लेस देन 5, इट इज लेस देन 5। अंदर आ गए, यूजर ने मैसेज पढ़ा, एंटर नंबर्स, उसने लेट से इस बार नंबर एंटर कर दिया 12। तो 12 को रीड किया हमने स्कैनफ की हेल्प से, फिर चेक किया क्या 12 लेस देन 0 है, नहीं। जब 12 लेस देन 0 नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर हम चले गए, अब ये 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 लेस देन 5, अभी भी कंडीशन सही है। फिर यूज़र ने मैसेज पढ़ा, अब इस बार लेट से यूज़र ने नंबर डाल दिया -6। तो अब ये कंडीशन हम चेक करेंगे, -6 इज लेस देन 0, यस इट इज़ करेक्ट। दिस टाइम चौथी बार ये करेक्ट हो गया। तो चौथी बार जब ये करेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमने ब्रेक को एग्जीक्यूट कराया और ब्रेक की हेल्प से हम डायरेक्टली बाहर आ गए, ठीक है। ब्रेक की हेल्प से हम पहले फॉर लूप के बाहर आ गए, फिर रिटर्न 0 की हेल्प से फिर मेन फंक्शन से बाहर आ गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कितने नंबर्स प्रिंट कराए थे, यूज़र ने रीड किए थे। एक तो 2 पॉजिटिव नंबर है, फिर 8 पॉजिटिव नंबर है, 12 पॉजिटिव नंबर है, -6 नेगेटिव नंबर है। तो जैसे ही इसने चौथा नंबर एंटर कराया हम बाहर आ गए, ठीक है। 5वां नंबर हमने रीड नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप पहला नंबर ही नेगेटिव डालते तो उस केस में सिर्फ पहले नंबर से ही बाहर आ जाते। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है ब्रेक की हेल्प से हम कभी भी जंप कर सकते हैं प्रोग्राम। आ रहा है समझ में? ओके।